नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मैं झाबुआ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया हूं। 370 पार सीट के लिए पीएम मोदी ने बताई जड़ी बूटी। अमृतकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है। योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के साथ किए रामलला के दर्शन, कांग्रेस विधायक भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ पहुंच गए हैं। इससे पहले इंदौर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वह झाबुआ पहुंचे। नई सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए हैं। झाबुआ पहुंचने के बाद पीएम मोदी को मंच पर सीएम मोहन यादव ने सम्मानित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही रेलवे के कार्यों का लोकार्पण किया है। आदिवासी महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां की जनता को आभार करने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल तक पैदल ही पहुंचे हैं। उन्होंने मंच से रेलवे की तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। सरकारी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप में सवार होकर जनजातीय सम्मेलन में पहुंचे हैं। वहां उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। पीएम मोदी भी अभिवादन करते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ उतना ही गुजरात से जुड़ा है। झाबुआ और गुजरात के लोगों के दिल आपस में जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहने के दौरान यहाँ की परंपराओं से मुझे करीब से जुड़ने का मौका मिला था। इन दिनों इस इलाके में भगोरियों की तैयारियां चल रही है। पीएम मोदी ने लोगों को भगोरियों की शुभकामनाएं दी। मैंने भगोरिया से पहले आपकी चरणों में विकास परियोजनाओं को सुपुर्द किया है। मैंने पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया है। झाबुआ के किसान समृद्ध हो, इसके लिए आदर्श ग्राम विकास योजना की राशि जारी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। मेरी यात्रा को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए नहीं आया हूँ। मैं ईश्वर रूपी जनता का आभार करने आया हूँ। विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले ही बता चुके हैं कि आपका मूड क्या रहने वाला है। बीजेपी की सरकार के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता संसद में बोलने लगे हैं कि 24 में 400 पार। पीएम ने मंच से नारे लगवाए कि फिर एक बार मोदी सरकार। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 से अधिक सीटें लाएगी। उन्होंने कहा कि लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूँ। आपको यहाँ से जाने के बाद एक ही काम करना होगा। पिछले 3 चुनाव में आपके यहाँ पोलिंग बूथ पर क्या परिणाम आया, उसको देखना। साथ ही देखना कि किस पोलिंग बूथ में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। फिर आप तय करने की जिस बूथ पर ज्यादा वोट मिले थे उस पर मेहनत कर 370 वोट अधिक लाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 23 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए आपका वोट नहीं, आपकी जान की अहमियत है। यही हम में और कांग्रेस में फर्क है। नियत का ही फर्क है कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं एमपी के लिए 24 गुना अधिक राशि एमपी को दे रहा हूँ। कांग्रेस के गड्ढे भरने के लिए हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कहने लगे कि हम मोदी के खिलाफ किस मुंह से वोट मांगने जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग अमृतकाल में करोड़ों लोगों की आशा का संचार कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। आगे उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरा जन्म स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मस्थली गुजरात में हुआ। देश आज स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मना रहा है। आज मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मस्थली टंकारा में उपस्थित होना चाहता था, लेकिन कुछ कारण से यह संभव नहीं हो सका। फिर भी मैं दिल और दिमाग से आप सभी के बीच हूँ। उन्होंने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिखाया गया मार्ग अमृतकाल में करोड़ों लोगों में आशा का संचार कर रहा है। उनकी 200वीं जयंती से संबंधित कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महिला आरक्षण बिल पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नई नीतियों के जरिए देश की महिलाएं आगे बढ़ रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने समय में महिलाओं की भूमिका और महत्व के बारे में बात की थी। कई नीतियों के माध्यम से इस देश की महिलाएं प्रगति कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा और विधानसभा में पारित किया गया और महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। देश के लोगों को जोड़ा जा रहा है। इन प्रयासों से देश आज महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि देगा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने भारत मूल्यों पर आधारित शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। आज आर्य समाज के भारत और विदेश में 2500 से अधिक विद्यालय है। आप 400 से अधिक गुरुकुलों में छात्रों को शिक्षित और कुशल बना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज इस 21वीं सदी में नए जोश के साथ राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी ले। डीएवी एजुकेशनल नेटवर्क के छात्रों से मेरा भारत से जुड़ने का अनुरोध करते हुए कहा, सभी सामाजिक कार्यों के लिए आपके पास भारत सरकार के नवगठित युवा संगठन की ताकत भी है। देश के इस सबसे बड़े और सबसे युवा संगठन का नाम मेरा भारत। मैं दयानंद सरस्वती जी के सभी अनुयायियों से अनुरोध करता हूँ कि वे डीएवी एजुकेशनल नेटवर्क के सभी छात्रों को माय भारत से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी न केवल वैदिक ऋषि थे, वे राष्ट्रीय चेतना वाले ऋषि भी थे। स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष का यह पड़ाव ऐसे समय आया है जब भारत अपने अमृतकाल के प्रारंभिक वर्ष में है। स्वामी दयानंद जी एक संत थे जिन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखा था। स्वामी जी का भारत के प्रति जो विश्वास था, हमें उस विश्वास को अमृतकाल में अपने विश्वास में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश सरकार ने देश की जनता को अपमानित करने का प्रयास किया, उस दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन से इन सभी साजिशों को गहरा झटका दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने हमारी सामाजिक बुराइयों को मोहरा बनाकर हमें अपमानित करने की कोशिश की। तब कुछ लोगों द्वारा सामाजिक परिवर्तन का हवाला देकर ब्रिटिश शासन को सही ठहराया गया था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आगमन ने इन सभी को गहरा झटका दिया। साजिशे पीएम मोदी ने कहा, साथियों, स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष का ये पड़ाव उस समय आया है जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंभिक वर्षों में है। स्वामी दयानंद जी भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले संत थे। भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। स्वामी दयानंद आधुनिकता के पैरोकार थे, मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए आप सभी को भी, हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है। हमारे देश को, हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के साथ रामलला के दर्शन किए। विधायकों में बीजेपी के अलावा कांग्रेस और निर्दलीय शामिल रहे हैं। सुबह करीब 10 बजे लखनऊ से लग्जरी बसों से यूपी विधायक अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। करीब 12 बजे अयोध्या पहुंच गए और उसके बाद रामलला के दर्शन किए। रामलला के दरबार में विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना, बीजेपी के विधायकों के अलावा रालोद के 9 विधायक, निषाद पार्टी के सभी 11 विधायक, सुपा सभा के सभी 6 विधायक, अपना दल एस के सभी 6 विधायक और कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अध्यक्ष राजा भैया भी विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। सपा विधायकों ने इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि मैं जब इस स्थान पर आया था तो यहाँ एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जब 1990 में यहाँ गोली चली थी। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। और आज सबसे सौभाग्य की बात है कि भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता को अब स्कूल सिलेबस का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि बच्चे अपने शुरुआती दिनों में ही भगवत गीता का ज्ञान अर्जित कर सके। इस ओर कदम बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि गुजरात विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव को पूरी सहमति के साथ पास कर दिया गया है। इसी के साथ अब जल्द ही गुजरात के स्कूलों में भगवत गीता की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इसे कक्षा 6 से 12वीं तक के करिकुलम में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए गुजरात शिक्षा विभाग ने पहल की थी। दिसंबर 2023 में राज्य के शिक्षा विभाग ने कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए आदर्शों और मूल्यों को 6ठी से 12वीं तक के स्कूल में पढ़ाया जाएगा। गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने कहा कि राज्य के स्कूलों में क्लास 6 से 12वीं तक गीता का पाठ क्रमानुसार पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत नए शैक्षणिक सत्र से ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में गीता की विचारधारा है। गीता एक पथ है। हमने इस संकल्प को सदन में रखा और सभी ने समर्थन दिया। ये बिना विरोध के पास भी हो गया। अधिकारियों के अनुसार गीता में पढ़ाई गई बातों को छात्र छात्राओं को इस तरह से बढ़ाया जाएगा जिससे उनमें जिज्ञासा और समझ को बढ़ावा मिले। स्कूल स्टूडेंट को भगवत गीता पढ़ाने का मकसद उन्हें भारत की समृद्ध और विविधता भरी संस्कृति, नॉलेज सिस्टम और परंपराओं से रूबरू कराना, उनसे जोड़ना है, उनमें गर्व की भावना भरना है। मालिनी अवस्थी आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। यूपी से निकली उनकी दमदार और बुलंद आवाज पूरे देश में गूंजती है। जब वो मंच पर आती है तो उनकी आवाज दर्शकों और श्रोताओं को खो जाने पर मजबूर कर देती है। क्या आप जानते हैं कि वो एक होनहार स्टूडेंट रही है? जो भी किया उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी वो चर्चा में रहती है। आपको शायद ही मालूम होगा कि मालिनी की शादी IAS ऑफिसर से हुई थी। आइए आज उनके जन्मदिन पर उनकी जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से आपको बताते हैं। 11 फरवरी 1967 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मालिनी अवस्थी का जन्म हुआ था। वो अब 56 साल की है। उन्होंने लखनऊ के भातखंडे यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इसके बाद मालिनी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ MA में फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया। वो बनारस घराने की महान हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर पद्मा विभूषण विदुषी गिरिजा देवी की गंडाबद्ध स्टूडेंट रही। मालिनी भोजपुरी के अलावा अवधी और हिंदी भाषा में भी गाती है। वो ठुमरी और कजरी भी प्रस्तुत करती है। भारत सरकार भोजपुरी म्यूजिक में योगदान के लिए उन्हें साल 2016 में पद्मश्री से नवाज चुकी है। 57 साल की मालिनी ने दम लगा के हैशा में सुंदर सुशील गाना गाया। इसके अलावा बम बम बोले, एजेंट विनोद, इश्क जैसी बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाना भी उन्होंने गाया है। मालिनी अवस्थी की शादी IAS ऑफिसर अवनीश कुमार अवस्थी से हुई, जो यूपी सरकार के प्रमुख सचिव के रूप में रिटायर हुए।